अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। मगर ज्योमेट्री से पहले जाना चीज़ आपको मैं मतलब एक चीज़ समझाना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा, आप कह दें कि हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन जो अभी फिलहाल पढ़ी है, जो हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे। एक फार्मूला मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है, ये आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड, ठीक है। इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने ये चीज़ समझ ली है ना कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। सही है, मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्स हमारे पास 2 1 और लेट्स से 3 4, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला है वो बेसिकली ये है कि कभी कभार वो आपसे कह सकते हैं कि एक लाइन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये आपकी आई बिलीव नहीं है उसमें फार्मूला शीट में, तो इसको आप बेशक लिख लें कहीं। और इसमें अगेन बिल्कुल सिंपल सिंपल सा फार्मूला है, इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आपने ये याद रखना है, ये वैसे एक अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मतलब लाइन के डिस्टेंस से अलग से। वैसे मैथ्स का एक रूल है कि आपके पास जब भी, या आप इवन कैलकुलेटर में चेक कर दें, अगर आप नेगेटिव नंबर को करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ना, आपके पास आंसर जो है ना वो एक एरर के साथ आएगा। ठीक हो गया। तो इसमें इसी वजह से हमें y2 और y1 जो है ना, y2 हमेशा पहले होता है y1 से, और x2 हमारे पास पहले होता है x1 से, क्योंकि देखा जाए अगर आपको याद होगा, जब हमने कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स वगैरह में जो पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली इसको कहते हैं, तो उसमें पढ़ा था कि हमारे पास एक्चुअली जो एक्स की जो लाइन है वो एक्चुअली ग्रेट, मतलब देखा जाए नंबर से इंक्रीज हो रहे होते हैं ना, एक्स हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। आपके पास مثلا -3 होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0, फिर 1 2, मतलब कहने का मकसद है लेफ्ट राइट जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, नंबर्स। और y का भी यही हिसाब है, वो इस तरह इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। इसलिए जब हम y2 का मतलब ये होता है ना कि जो फर्दर y पॉइंट होता है उसको हम पहले लेते हैं। इस तरह ही हम फर्दर x पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम पहले लेते हैं, ठीक है। कहने का मकसद वो बड़ा नंबर होता है, ताकि हमारे पास ये वाली सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है, जिसमें हमें जो है ना मैथ्स एरर मिल जाएगा बेसिकली। तो अब इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, 3 4 और 1 2, ठीक है। हमें ये पता है कि जो y, ओ वैसे मुझसे ये फॉर्मूला थोड़ा वो हो गया क्योंकि मैं पुराने फार्मूला को अपने दिमाग में डाला हुआ था। वैसे मैटर नहीं करता, कहने का मकसद ये है कि एक्चुअली आपका x2 इधर है, -x1, और y2 प्लस y1, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला है, मेरी गलती है इसमें। मगर मैटर नहीं करता क्योंकि आपका जो नंबर इधर हो, जो नंबर इधर हो, एंड में उन्होंने प्लस होना है और एक ही नंबर आना है आपके जो स्क्वायर रूट के नीचे है, ठीक है। इस वजह से मैटर नहीं करता। मैटर जो चीज़ करती है वो ये है कि आपने ख्याल रखना है कि जैसा मैंने अभी बताया कि y2 पहले लिखना है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है y1 के साथ, x2 को पहले लिखना है और x1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस तरह करके विद साइंस इंक्लूडेड। तो कहने का मकसद है कि अगर इनमें से एक भी नेगेटिव, आपने उस साइन को उस तरह ही प्रोसेस करना है जिस तरह हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज लेट्स से हमारे पास एक लाइन है, उसके हम सॉरी पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं, आपके पास 3 4 है, मतलब सेकंड पॉइंट है, और फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास 1 और 2 है। ठीक हो गया। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इजी। आपने वो जो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने कहा था, आपके पास x2 पहले आएगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, फर्दर पॉइंट जो आता है पहले आता है। तो हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास 3 है, सॉरी 3, अगेन मेरे पास दिमाग में भी वही है, 3 और 1। तो 3 +1 जो नेगेटिव हो जाता है सब्ट्रैक्ट करें, एडेड बाय y2 जो हमारे पास 4 है, सब्ट्रैक्ट बाय y1 जस्ट 2। ठीक हो गया। इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 3, आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है, एक जगह 2 आ गया आपका। इसको हम करेंगे -2, आपके पास +2 आ जाएगा। अगेन साइंस का ख्याल रखना है। अच्छा, तो पॉज इसको आप ऐड कर दें, √4, और आपके पास आंसर क्या आ जाता है,
इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स जो डिस्टेंस जो है इस पूरी लाइन का फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2। ठीक है, नंबर 2। बस ये इसमें टोटल बात है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक हो गया, ये तो आपकी एक चीज़ होगी। अच्छा, अब हम ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि उसमें हम बेसिक बेसिक शेप्स वगैरह के बारे में बात करते हैं ना। हमारे पास ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है, और रेक्टेंगल है। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इनकी भी इक्वेशंस बन सकती हैं, जिस तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन में इक्वेशंस थी ना हमारे पास, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन के बारे में बताते हैं, मगर इधर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। इधर हमारे पास लाइन है जो एक दूसरे से या जुड़ी हुई हैं, ठीक है, या बिल्कुल गोल हैं। मसलन ट्रायंगल को देखें तो ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है। इस तरह स्क्वायर्स और रेक्टेंगल में भी आपके पास लाइन ज़रूर हैं, मगर इनके फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है। और ये ज्योमेट्रीज के हम क्यों शेप्स वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि इन रियल लाइफ में, ठीक है, बात ये ना कि मैथमेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकते, एक्यूरेट नहीं हो सकते। ठीक है। तो हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहते, मगर कोई भी चीज़ जो है हम उसको बेसिक, जिसका ये बेसिक शेप्स है ना, तो बेसिक शेप्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये फायर ब्रिगेड है, ठीक है, ये सीढ़ी लाते हैं किसी बिल्डिंग, अलग से अगर ये बिल्डिंग है तो वो सीढ़ी लाते हैं अपने साथ, क्योंकि वो लोगों की जानें बचाना चाह रहे होते हैं ना, सीढ़ी लगाते हैं इस तरह। तो हम, देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है ना। आपके पास दीवार है, जमीन है जहाँ सीढ़ी के ऊपर, जिसके ऊपर सीढ़ी रखी है, और सीढ़ी खुद है जो दीवार के साथ जुड़ी हुई है। तो ये ट्रायंगल बन जाती है। इस ट्रायंगल से हम बहुत चीज़ें मालूम कर सकते हैं कि हमने किस एंगल पे सीढ़ी को रखेंगे तो हमारे पास कितना डिस्टेंस सीढ़ी और दीवार के बीच में होगा। ठीक है। हम एक्चुअली ये मालूम करना चाह रहे हैं। या अगर आप बोतल ले लें तो बोतल देखा जाए गोल होती है, ठीक है, जिसको हम सिलेंडर, एक मतलब एक सिलेंडर की तरह उसकी है ना शेप। जैसे हम वर्ड सिलेंडर नहीं यूज करते, गैस सिलेंडर होते हैं या कोई भी चीज़ गोल होती है जिसके अंदर हमारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें देखा जाए उसमें हमारे पास गोल सी शेप्स होती है ना, गोल सी होती हैं। तो हम उसमें फिर वॉल्यूम पता करना चाहते हैं कि हम इसके अंदर कितनी चीज़ें भर सकते हैं या ये कितनी चीज़ बड़ी है। ठीक है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। जो मेरे पास एक्चुअली जो अगले पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि आपके पास शेप्स जो है ना मैथ्स में दो किस्म की होती हैं। वही बेसिक शेप्स, मगर वो दो किस्म में होती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे ट्राइंगल तो आपने देख ली। ठीक है। अब जो ट्राइंगल है वो आपकी 2D शेप है, मतलब दो डायमेंशन है इसकी। इन अदर वर्ड्स, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि लाइंस के बारे में, ठीक है, वो भी 2D ही होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है। मतलब लाइन को आप या एक्स के बराबर देख सकते हैं या वाई के बराबर देख सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो मिडल ग्राउंड होता है, जो स्लोप होती है, वो ये होती है। ठीक है, जो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो। इसी तरह इसी शेप को आप वॉल्यूम दे दें, मतलब आपको इसको थर्ड एक्सिस डाल दें। मसलन आप एक्स और वाई तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक्स एक्स तो वाई हमें पता चल गया है, मगर हम एक उसको थर्ड दे देते हैं। ठीक है। वो है हमारे पास जी। ठीक है। तो हमारे पास चीज़ अब थर्ड डायमेंशन है, मतलब इसकी तीन डायमेंशन है। इन अदर वर्ड्स, अगर इसी ट्राइंगल को अगर आप 3D डिज़ाइन में करेंगे तो वो एक, ठीक है, वो एक पिरामिड बन जाएगा। चाहिए, देखिए इसकी इसकी एक से ज़्यादा शक्लें होगी ना। देखा जाए तो 2D में तो आपकी सिर्फ एक शक्ल होती है जो 2D प्लेन में होती है, मतलब जो सामने होती है आपके। मगर अगर आप किसी चीज़ को साइड से देखें, जब आप देखें ये भी आ जाती है एक्स्ट्रा लेंथ और ये भी आ जाती है एक्स्ट्रा लेंथ, तो आप कह सकते हैं वो है 3D। ठीक है। वो थर्ड डायमेंशन है, जिसमें जी वाला भी हमारे पास आ जाता है। तो हम उसको जी से भी मेजर करते हैं। ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेंथ आ जाती है एक्स और वाई के साथ। है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर विद प्रैक्टिस, विद अंडरस्टैंडिंग हम इस चीज़ को ना कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई चीज़ गोल है, ठीक है, मसलन
हमारे पास गोल है, ठीक है, ये तो 2D प्लेन है, ठीक है, मगर इसी तरह अगर हमारे पास कोई चीज़ एक बॉल की तरह है, ठीक है, जिसमें हम ये अभी मुझसे सही नहीं बना, मगर आपको शायद अंदाजा हो जाएगा मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तो है ना, ये बिल्कुल पतली सी डिस्क है, मतलब जैसा प्लेट होती है आपकी, ठीक है, तो ये 2D है। मगर अगर हमारे पास किसी तरह एक गेंद की तरह है, जैसे आप टेनिस वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो वो 3D है, ठीक है, मतलब वो एक क्लास से फूल के आ रही होती है आपकी तरफ, अगर मेरा मतलब आप समझते हैं। इसी तरह आपके पास स्क्वायर है, नॉर्मल स्क्वायर है, तो इसी तरह इसको अगर आप 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये ना थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब हो जाएगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ शायद। हाँ, इससे सही नहीं बना, मगर आप मेरा मतलब शायद अभी समझ गए होंगे, मतलब कहने का मकसद है मैं प्रॉपर स्क्वायर बनाता हूँ। हाँ, ये शायद ये थोड़ा रेक्टेंगलिश बन गया, मगर बात तो एक ही है। आपके पास स्क्वायर 2D है, और इसको प्रिज्म आप कहते हैं, ठीक है, वो आपका 3D में हो जाता है। इनके नाम भी थोड़े डिफरेंट है ना, सफेयर, सर्कल, स्क्वायर, प्रिज्म, ट्रायंगल, पिरामिड। तो ये सारी जो नाम जो है ना इनके, ये भी आपको याद हों तो इट्स अ गुड थिंग। आपको शेप्स को डिस्टिंक्ट करना पड़ता है। वैसे आपसे वो हो सकता है, हाँ, वो आपसे शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछें, आई गेस जीडी में। उसके ऊपर शायद इतने ज़्यादा सवाल ना हो, मगर कोई चीज़ आपसे वो यही पूछेंगे, आपसे एरिया पूछेंगे, आपसे पैरामीटर पूछेंगे, आपसे वॉल्यूम पूछेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और ये सारी फार्मूलाज के साथ आती हैं। जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन एक सिंपल फार्मूला पढ़ा था, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है, उसमें और मजीद आप कुछ कर नहीं सकते, उसकी कोई शक्ल नहीं है। इधर तो आपके पास शक्लें हैं ना, आपके पास चौकोर है, आपके पास गोल है, आपके पास पिरामिड की तरह है, तो उसके हिसाब से आपको इस चीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो क्या वो अभी तो हम पहले शुरू करेंगे 2D के साथ, ठीक है, ऐसे पहले कि हम 3D पे जाएं। सही है, पहले हम 2D को समझेंगे, उसकी शेप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उनकी क्या है। वैसे तो हम अभी तक पॉइंट्स जो पढ़ते आ रहे हैं, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इसी तरह इधर भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इधर भी पॉइंट्स हैं, इनको भी हम नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं हम सिर्फ पी दें, P1 P2 P3 वगैरह। आप इनको कह दें ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, या पॉइंट ई, या पॉइंट एफ, और इनकी भी आपस में डिस्टेंस है। और इक्वेशन ऑफ द लाइन हम यहाँ यूज़ करें और उनकी डिस्टेंस निकाल दें, मगर वो इतना सेंस ना बने, क्योंकि वो सिर्फ लाइन के ऊपर फोकस है, हमने ओवरऑल शेप के ऊपर फोकस होना होता है। ठीक हो गया? आई होप मैं कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा था आपके लिए। तो अब इधर जो चीज़ समझने की वो अभी यही है, हम फार्मूलाज की रिलेशनशिप और सब कुछ पढ़ेंगे, मगर पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये शेप्स क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये किस तरह काम करती हैं, और इनमें लाइंस हैं, इनका क्या मतलब है। ठीक हो गया? तो अभी शुरू करते हैं हम। अच्छा, तो पहली शेप हमारे पास आती है, वो है चौकोर, ठीक है, या जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा, स्क्वायर बेसिकली वो शेप है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन, ये सारी लाइंस जो हैं आपके पास वो इक्वल होती हैं, ठीक है, इनमें लेंथ में कोई फर्क नहीं होता, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल चौकोर लाइन जिसको कहते हैं। और एक और चीज़ जो इन 2D शेप्स में मैं कहूँगा जो सबसे बहुत मायने रखती है, इवन 3D में भी, मगर 3D में हम एंगल को काउंट नहीं करते, मोस्टली हम 2D में करते हैं। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो इधर एक और चीज़ जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वो है आपकी एंगल्स, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, ये मैंने जो लाइंस बनाई हैं, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये इंडिकेट करना है कि ये सारी जो लाइंस हैं ये इक्वल हैं, मतलब इनकी लेंथ इक्वल है। इसी के साथ साथ अ, ये जो चौकोर हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है कि इनकी जो एंगल आपका हमेशा दो लाइन के दरमियान के होता है ना, बीच में होता है, ये एंगल होता है हमारे पास।
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये भी एंगल सारों के एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ये हो सकता है वो आपको ये लाइन की जगह ना, मिसाल के तौर पे ये, चलो मैं तो वापस जा रहा हूँ, आपको यूं भी यूज कर सकते हैं, इस तरह भी लाइन दे सकते हैं, मगर इसका मतलब एक ही है कि लेंथ आपकी इक्वल है। ठीक है, ये बस इंडिकेट करने के लिए। मगर ये जो चौकोर है ना, ये जो मैं चौकोर इस तरह बना रहा हूँ, इसका एक्चुअली एक वो है, इसका एक खास मानी है। इस चौकोर का जो खास मानी है वो ये है कि हमारे पास चीज़ें 90 डिग्रीज है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि स्क्वायर वो चीज़ है जिधर हमारे पास लेंथ्स हमारे पास बराबर हैं। ठीक है, लेंथ्स ये जो नीचे ये जो दो लाइनें बनाई हैं, और जो चौकोर हैं, जो एंगल है वो हमारे पास बराबर है अप टू 90 डिग्रीज। मतलब उसके उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो चौकोर है ही नहीं, वो फिर हमारे पास एक टेढ़ी सी शेप बन जाएगी, वो उसमें मैं आता हूँ। मगर इसमें जो है ना, आपने ये समझना है कि हमारे पास लेंथ जो है वो इक्वल है, और जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्रीज, ये आपको स्क्वायर बनाता है। ठीक है। और इन सारी एंगल्स का जो सम है आपका, ठीक है, वो इन दिस केस अगर आप इनको ऐड कर दें, ठीक है, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, ये टोटल एंगल जो है हमारे पास, पहले मैं इसको बता देता हूँ इधर, वो हमारे पास जो बनता है वो है 360। ठीक है, ये आप बेशक कैलकुलेटर में डाल दें, आपको आंसर यही आएगा। इन अदर वर्ड्स 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्रीज। डिग्रीज हम यूज़ करते हैं ना एंगल्स के लिए। और अगेन ये दोबारा 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180, और 180 प्लस 180 आपके पास 360। तो टोटल आपके पास एंगल है वो है 360। ये इसलिए कि जब कभी कभार हमारे पास खासकर ये चंद शेप्स शेप्स में हम एंगल मालूम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी सम से वो एंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस साइड की, ठीक है, चलें इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं, ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जो एंगल एट पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए का जो एंगल है वो क्या है। वैसे तो हमें पता है कि ये सारे 90 हैं, ठीक है, तो हम तो सीधा 90 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 लिख दिया और हमारा काम हो गया, सिंपल। मगर क्योंकि ये तो रिलेटिवली आसान है कि हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, मगर अगर हमें कोई टेढ़ी शेप दी जाए ना, तब थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी मैं उस हम आएंगे उस शेप में, मगर मैं वैसे आपको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 90 भी किस तरह आए हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगेन अलजेब्रा की तरह। तो ये किस तरह प्रूव होगी अलजेब्रा में, सिंपल, आपने आपने बाकियों का सम ले लेना है। ठीक है, वैसे इधर हमें नहीं पता था ना इसका, तो ये इसको एक्स दे देंगे। ठीक है, इसको कह देंगे ये एक्स है। तो इन दैट केस 90, वही वाला 90, तो आप ऐड करें प्लस 90 और प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने इधर कोने में डाल दिया एक्स। तो इसको आप सबको ऐड करेंगे, ठीक है, 90 प्लस 90 80 हो जाता है, 80 डिग्रीज प्लस 90 प्लस एक्स। ठीक है, और जो टोटल जो आपका क्या था वो 360 डिग्रीज था ये नहीं। तो आपने इसको अगेन ऐड कर देते हैं, ये तो वैसे मैंने इसको मैं अभी जानबूझ के ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, तो अभी मैं ऐड कर देता हूँ। सो 180 प्लस 90 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 270। ठीक हो गया, 270। हमारे पास टोटल कितना है वो है 360 डिग्रीज। वैसे आप अगेन मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरह इसको बेशक लिख दें तो एक ही बात है। ठीक है, आप फ्लिप कर सकते हैं अलजेब्रा में, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ आसानी के तौर पे। तो आपने बेसिकली इसको वही करना है, सॉल्व करना है जैसे आप नॉर्मली एक्स को मालूम करते आ रहे हैं आइसोलेट करके। ठीक है, आइसोलेट करके जो टेक्निक हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने
एक्स को एक साइड में करना है ना, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 270 के साथ। ठीक है, यहाँ तो ये प्लस का साइन ऐसे ही डाल देंगे, ये हो गया ख़त्म। और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 270। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाता है जब हम 270 और 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 360 सब्ट्रैक्ट बाय 270, बस आंसर आ जाता है 90। तो आप देख सकते हैं, हेंस प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्रीज है, इवन दो हमें पता था। ये बस तरीका है इसको मालूम करने का। ठीक हो गया। इस तरह ही आपने बाकी शेप्स को भी इस तरह ही डील करना है। अभी तो फिलहाल हम स्क्वायर की बात कर रहे थे। अच्छा, आज के लिए मेरे यहाँ से इतना काफ़ी है। आगे हम मज़ीद शेप्स को देखेंगे कि वो किस तरह फंक्शन करती हैं सही तरह। अ, अभी तो आपको बस एक अच्छा सा मैं चाह रहा था कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए जियोमेट्रिक शेप्स के ऊपर। बस याद रखिएगा ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं जो भी हमने बात की है 2D में। अभी पहले हम 2D पे फोकस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे और जो है ना मज़ीद इसको देखेंगे डिटेल में। जो 3D शेप्स हैं वो थोड़ी ट्रिकी है, मगर वो फार्मूलाज बस आप अगर एक दफ़ा समझ जाए ना तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपको डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा 3D वाली शेप्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज करती है, और ख़ासकर पैरामीटर। बहरहाल पैरामीटर्स जो है वो मोस्टली 2D शेप्स में, हाँ पैरामीटर्स 2D शेप्स में। तो बस ये चीज़ें आपने समझनी होगी, इंशाल्लाह ये हम वक्त के साथ इसको भी समझ लेंगे।